हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 2 जो कि आपका है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसके अंदर यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आज हम चलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के ऊपर। कॉम्पटन इफेक्ट का इतना ऐसा टिपिकल नहीं है आपका, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को क्लास में बोलोगे कि करवा दो तो मैं यहाँ पे आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो पहले मैं करवाना चाहूँगी आपको डी ब्रॉगली का, ठीक है। डी ब्रॉगली का प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी की तरफ। तो उनका भी एक एक करके डेरिवेशन करते जाएंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके उनको लेके चलते हैं, ठीक है। जो डेरिवेटिव पार्ट्स हैं आपके उनको उनके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास आता है यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर देखो बेटा, एक्चुअली में क्या है कि पहले हम जो एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है, तो आपने कई ऐसे फिनोमिना देखे हैं जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, ये कॉम्पटन इफेक्ट हो गए, ये बहुत सारे फिनोमिनाज आपने देख लिए, ठीक है। इन सारे फिनोमिना के ऊपर जब आपने देखा हो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन आए थे जब आपके, तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के अंदर तो आप क्या लेके चल रहे थे, उनको वेव्स की फॉर्म में लेके चल रहे थे। कैसे लेके चल रहे थे लाइट को? वेव की फॉर्म में, कि हमारे पास जो लाइट आती है वो इस तरीके से आती है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, इंटरफेयर करती है या कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो होती है, मतलब जो इंटरफेरेंस कर रहा है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है तो आपका कंस्ट्रक्टिव मिलता है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा, उतना ही उसका मतलब एक क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, है ना। इस तरीके से आप उनको देख रहे थे, तो आपने उसको किस तरीके से बोला, उसको वेव की फॉर्म में बोला, राइट। और यहाँ पे जब आपने कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, तब आपने उसको क्या बोला कि ये इस तरीके से मूव करो और ये जस्ट एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है ना। और जो भी आप इसके अंदर लेके चल रहे हो, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला तो आपने ये कहा कि एक सरफेस है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर जैसे ही कोई लाइट मेरी यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो इसके ऊपर से यहाँ पे उसने क्या किया, आइंस्टीन ने बताया था कि यहाँ पे उसकी एनर्जी को दो पार्ट में यूज़ किया गया। एक तो यहाँ से इसको इजेक्ट करने के लिए और साथ में दूसरा इसको मूव करवाने के लिए। इसका मतलब वर्क फंक्शन और उसकी वेलोसिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो मैंने एनर्जी इसको दी थी, ये किसकी थी, आपकी फोटोन की तो थी। इसका मतलब उसको आपने किसकी तरह, एक पार्टिकल की तरह यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये बोला कि एक जो हमारे पास लाइट वगैरह वो आपका ड्युअल नेचर शो करता है, दैट मीन्स पार्टिकल की तरह भी करता है और साथ में वेव की तरह भी करता है। ये चीज़ें हमने बता दी, है ना। अब जो डी ब्रॉगली आए थे, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जो मैटर होते हैं हमारे, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ये सारी चीज़ें हैं, ये जब भी मूव करते हैं तो इनके साथ में क्या होती है, एक वेव भी क्या होती है, एसोसिएट होती है। आपने इस चीज को वहां से भी देखा होगा कि जैसे हमारे पास बोहर का एटम का मॉडल आया था, जो उसके अंदर उन्होंने 3 पॉइंट्स बोले थे और फिर बाद में हमने ये कहा था कि एटम का जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन हमारा वो रिवॉल्व करता रहता है, तो बार बार जब वो अपने रिवॉल्व करता रहेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रेडिएट करेगा, और रेडिएट करता करता वो अपने लोअर ऑर्बिट या फिर आपके न्यूक्लियस में क्यों नहीं फॉल करता। वो इसीलिए नहीं फॉल करता क्योंकि वो जो अपना पार्टिकल है वो क्या करता है, अपने साथ एक वेव एसोसिएट रखता है। और मैंने इस वेव को इस तरीके से क्यों बनाया, वो इस तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि ये इस तरीके से ऐसे ये वेव इसलिए बनाई है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग होती है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता हुआ चलता है उसकी स्पिन कितनी होती है, हमारी प्लस माइनस हाफ होती है, यानी कि पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। दैट्स वाई हमने इसको इस तरीके से क्या किया है, बनाया है, ठीक है। एक उसकी पॉजिटिव में रहेगी, एक उसकी नेगेटिव स्पिनिंग रहेगी, ठीक है। तो हाफ पोर्शन में तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली ने ये बताया, डी ब्रॉगली ने ये सजेस्ट किया था कि हमारा जो भी रेडिएशन होता है, जो भी हम मैटर लेके चलते हैं, जो भी पार्टिकल लेके चलते हैं, उसके साथ में क्या होता है, कोई ना कोई वेव एसोसिएट होती है। और उसी वेव को उन्होंने किसका नाम दिया था, डी ब्रॉगली वेव का नाम दिया था, ठीक है। किसका नाम दिया है, डी ब्रॉगली वेव का नाम दिया है, ठीक है। अब ये कहता है, ये सारी चीजें तो आप लिख लोगे ना जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को सिंपल तरीके से, और जो इनके अंदर, क्योंकि देखो पेपर में क्या आता है, या तो 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में नहीं आ रहा, पूरे
6 मार्क्स में आ रहा है तो जो दूसरे वाला डेरिवेशन करवाऊंगी आपको वो करके आना पड़ेगा, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सबने फाइंड आउट कर रखी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्यों, कहाँ करिए ये आपने कहाँ कैलकुलेट करी है, ये आपने ये कैलकुलेट करी है अपने 12th क्लास के अंदर, है ना। ड्वेल नेचर आया हुआ है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आया हुआ है ना, राइट ना। तो आपने वहाँ पे इसको किया हुआ है। लेकिन अब जो है हमारे पास जो छोटा वाला जो आपका इसका एक्सप्रेशन आता है वो पेपर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इसलिए नहीं आएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में मोस्टली वही आता है, ठीक है। उनके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और वो जितने मार्क्स में है ना, आपका अगर कन्फ्यूज भी होता है मैं इसमें क्या करके आऊँ, तो उनके मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखना, मार्क्स ज़्यादा नंबर का मिलेगा वो क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर का है, इसका मतलब आपको वो लेंथी वाला ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अगर सिंपल तरीके से मेरे को ये क्वेश्चंस जो है आपको करके आना है तो आप क्या करोगे, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब मुझे इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है वेव की, तो मेरे को पार्टिकल को वेव की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वेव की तरह है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी, तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने ये कहा था कि कोई पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो कितनी एनर्जी से जा रहा था, एच न्यू से। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये रिलेशन ही लगा देती हूँ ना, यही रिलेशन लगा देती हूँ। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, to find wavelength of wave when a particle behave like a wave, then consider a photon of frequency nu, then energy of this photon is E is equal to h nu, ठीक है। and if photon is a particle then according to special theory of relativistic energy is given as mc square, ठीक है। अगर दोनों ही एनर्जीज हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो, ठीक है। तो इसका मतलब एच न्यू किसके इक्वल होगा बेटा, एम सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो, एम सी इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। या फिर आप सीधा कर सकते हो कि एच न्यू को सी बाई लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यू को क्या लिख सकते हैं आप, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलेटिविस्टिक के उसमें देखें तो v क्योंकि c के इक्वल होता है तो m c किसके इक्वल हो जाएगा, आपके मोमेंटम के इक्वल है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे कैलकुलेट करना था, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, ठीक है। आपको यही इसके अंदर दिखाना था। लेकिन अगर हम सिंपल उसको बोलते हैं यहाँ पे, तो ये सिंपल अगर बोलेंगे तो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, सिंपल हम क्या बोलेंगे यहाँ पे v यूज़ करेंगे, तो सिंपल हमारे पास कितना हो जाएगा, h अपॉन में एम वी की फॉर्म में लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसमें था, लेकिन पेपर में तो हमें बड़े वाला एक्सप्लेन करना है ना, ये वाला तो नहीं करना। तो बड़े वाला अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक पार्टिकल की वेव को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि देखो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि हमें कोई भी क्वेश्चंस करना है, अगर वेव करना है तो उसका वेव फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। अगर वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, साई इज इक्वल टू उसका एम्पलीट्यूड, और साइन या कॉस के अंदर क्या लिखते हो आप, क्या लिखते हो, ओमेगा टी लिखते हैं, ठीक है। यही करते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू, और ये एम्पलीट्यूड को तो मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर हमें इसका लिखाना है तो वेव इक्वेशन अगर हमें दिखानी है इसकी, ठीक है, डी ब्रोगली की, तो हम वेव को कंसीडर करके ही बनाएंगे, ठीक है। तो पेपर में ये वाला एक्सप्रेशन आपको करके आना है, लेंदी वाला, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर करते हैं
second derivation for deriving de Broglie वेव इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेशन कर रहे हैं हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था हमें एक वेव फंक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस वेव फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं और किसके ऊपर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कंसिडर कर रहे हैं जो स्पेस के अंदर बिल्कुल ओरिजिन वाली पोजीशन पे, यानी कि साइन नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट की पोजीशन के ऊपर हमारा प्लेस था। ठीक है, अगर प्लेस था तो मैं इसके अंदर जो यहाँ पे पुट करूँगी तो वो भी हमें किसकी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा नॉट की पोजीशन पे, ओरिजिनल की पोजीशन पे, यानी कि टी भी टी जीरो पे ही फाइंड आउट होएगा, फ्रीक्वेंसी भी न्यू नॉट के ऊपर ही कैलकुलेट होएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसिडर ए मटेरियल, consider a material particle such as an electron is situated at a point x naught, y naught, z naught, and let us imagine a wave function corresponding to this। तो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा आपका, साइन नॉट, साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी नॉट। ठीक है, तो इसको साइन नॉट साइन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू नॉट टी नॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लिख के चल रही हूँ, अब आपको तो पता ही है कि हमारा जो भी पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी वी का सी के उसमें अगर हम बता रहे हैं, क्योंकि पीछे मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने उसको ये बोला था कि वी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी, इसका मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक लग रही है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक के अंदर टाइम के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें ध्यान करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस में एक्स वी बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। ये तो किसके उसमें था कि हमने 2 फ्रेम लिए हुए हैं। ठीक है, ये 2 फ्रेम लिए हुए हैं, एक एस फ्रेम और एक एस डैश फ्रेम। ठीक है, ओरिजिनल वाला जो है वो कितना है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट वाला है। ये कौन सा हो गया आपका, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और टी डैश वाले के लिए हो जाएगा टी भी टी नॉट की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी नॉट, एक्स नॉट, और ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जब हम टी नॉट को, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सारी टी नॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना, तो रिवर्स में यानी कि हमें इसके कोऑर्डिनेट को एस डैश की फॉर्म में बताना है, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाता है, प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस की फॉर्म में आ जाएगा और मैं इसको टी डैश नहीं अब टी मान के चल लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा टी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अभी तो मेरी इसके उसमें आई थी, तो अगर इसकी फॉर्म में बनाने तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, टी के, और ये किसका निकल जाएगा, टी नॉट का, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एंड हेयर टी नॉट हमारे पास जो आया है, टी नॉट फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक, टी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, टी प्लस में आ जाएगा आपका एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी कहता है अगर ये इसके इक्वल होता है तो पुट इट इन इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है बेटा वो कितना हो जाएगा, साई इज इक्वल टू साई नॉट, यहाँ से देखो साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू नॉट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई न्यू नॉट, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे टी नॉट की, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, टी प्लस में एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि ये यहाँ से अब मुझे और क्या करना है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं निकल के आ रहा, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मेरे को कहाँ तक जाना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी तक, और ये तो इसकी फॉर्म में नहीं आ रहा, इसका मतलब तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को जो हमारी वेव की सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन होती है ना, उसे कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, एज द जनरल
फॉर्मूला या फिर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज कितनी होती है आपकी, साई इज इक्वल टू साई नॉट साइन ऑफ 2π/t, ठीक है। और यहाँ पे t प्लस में एक्स यू हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको तो थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू को 1/t0 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x बाई दिस। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ t की फॉर्म में तो 2π/t, लेकिन ये वाले कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे और कुछ नहीं था, इसका मतलब इसको भी मेरे को इसी के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। t तो मेरे पास यहाँ है, x यहाँ है, तो ये u कितना हो जाएगा, c² आ जाएगा, c² आ जाएगा। इसका मतलब मैंने इसको कंपेयर करना चाहा, नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या क्या मिला हमें कि एक तो u की वैल्यू मिल गई और एक 1/t की फॉर्म मिल गई, ठीक है। तो u किसके इक्वल आ गया मेरे पास, u आ गया c² के, ठीक है। और इसको कंपेयर किया 1/t को इससे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/t किसके इक्वल आ जाएगा आपका, न्यू नॉट अपॉन में √1 - v² के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है यहाँ, क्योंकि अब इससे भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं निकलना, क्यों, क्योंकि न्यू नॉट को मैं रिलेटिविस्टिक की फॉर्म में ऐसे लिखती नहीं हूँ, मैं किसको लिखती हूँ, मास को लिख सकती हूँ, तो मैं मास की फॉर्म में बना सकती हूँ उसको, ठीक है। तो अब हमें ये पता है, क्योंकि न्यू नॉट एनर्जी के अंदर ही आता है, एच न्यू नॉट, ठीक है। तो हमें पता है एनर्जी mc² किसके इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। न्यू नॉट लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे मास भी कितना हो जाएगा, रेस्ट मास के लिए ही हो जाएगा। इसका मतलब न्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m0c² के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, m0c²h। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, m0c² √1 में v²/c²। तो m0 अपॉन में √1 - v²/c², m की फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, mc²/h लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, mc²/h की फॉर्म में इजीली हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया डी ब्रॉगली की जो ये वाली होती है हमारी, वैसे आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, न्यू इज इक्वल टू c/λ, पता है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/न्यू। इसका मतलब हम जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन में कितना आ जाएगा इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब वेलोसिटी ऑफ वेव को तो u से डिनोट कर रही हूँ और फ्रीक्वेंसी को किससे कर रही हूँ मैं, न्यू से कर रही हूँ। तो दोनों की वैल्यू जो आपने, क्योंकि 1/t क्या है, नथिंग बट न्यू ही तो है, तो दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। आपको इन दोनों की वैल्यूज़ को क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। जैसे ही आप इन दोनों की वैल्यू को पुट करोगे तो u की वैल्यू कितनी है, c²/v ही आई थी, और आपकी न्यू की वैल्यू कितनी है, ये mc²/h, तो mc²/h तो यहाँ चला गया, ठीक है। c² को c² से कैंसिल कर देती हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन में mv, मास इनटू में वेलोसिटी इज नथिंग बट आवर मोमेंटम। सो वी कैन राइट हेयर वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आवर मोमेंटम। दिस इज द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इसके अंदर यही सॉल्व करना था। तो देखो मैंने एक ही पेज के अंदर इसको कर दिया और यही आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैंने यहाँ पे करवाया है आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको पूरा का पूरा कर सकते हो, ठीक है। बस स्टेप टू स्टेप चलना, ठीक है, और निकालना क्या है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में क्या आता है आपका, इसका एक्सप्रेशन आते हैं, क्योंकि दो साइंटिस्ट ने मतलब एक्सपेरिमेंट इसको लेके किए गए हैं। एक तो डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया है और दूसरा आपका कौन सा था, जीपी थॉमसन मेथड था। तो दोनों ने इसको किया है, ठीक है। तो अगर वो आप कर लेते हो तो द बेस्ट, नहीं कर पाते तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी एक बारी आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का करना, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep sharing with your friends. Thank you.